नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर चैप्टर 9 में पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें निर्भय बनो जो चैप्टर है आपका 9, उसका पार्ट 1 हमने देखा था कि जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 में हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि लेखक फणीश्वर नाथ त्रयों का परिचय देखा और उसके बाद हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। तो पार्ट 1 में जो हमने देखा है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम पार्ट 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रियोव्रत राय जो है वो मैट्रिक में पढ़ता है, यानी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका जो क्लब है उस क्लब के अंदर सदस्य जो उनके सदस्य हैं रोबिन, कालू, मनमोहन, सूर्य नारायण, वो सारे जो सदस्य हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर रोबी और कालू मोना नाम के व्यक्ति को जो क्लब का नया सदस्य बनना चाहता है उसे लेकर वहां पर आते हैं और वहां आते हैं तो वहां आकर वहां पर प्रियोव्रत राय उसे अच्छी तरह से देखता है और उसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर प्रियोव्रत राय पूछने के बाद उसे क्लब का सदस्य बनाना चाहता है। तो वह इस तरह से प्रश्न पूछता है कि हमारे भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम दो जिसे भगवान के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर मनमोहन ने जवाब दिया था कि गांधी जी। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि तुम क्या आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, तब मनमोहन ने जवाब दिया था कि वो वकील बनना चाहता है। उसके बाद प्रियोव्रत राय ने एक और प्रश्न पूछा था कि तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, तब मनमोहन ने कहा था कि जानता नहीं लेकिन सीख लूंगा। तो इसी प्रकार आगे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी पूछा गया था कि तुम्हें गाना आता है, तब मनमोहन कहता है कि हाँ मुझे गाना आता है। और जब उसे तैरने के बारे में पूछा गया तब उसे तैरना नहीं आता था। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि उसको प्रश्न पूछने के बाद उसे दल का नया सदस्य बनाया गया। यहाँ पर प्रियोव्रत राय और जो सूर्य नारायण है, जो मनमोहन है, रोबिन, कालू, वो सब लोग दल के सदस्य होने के बाद वह सब लोग अपने गांव के लिए सेवाभावी कार्य करते थे, यानी उनके सन्यासी आश्रम, उनके गांव के अंदर जो सन्यासी आश्रम था उनके लिए मुठिया वसूलने का काम करते थे। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमार व्यक्ति की सेवा करने का कार्य करते थे। उनके जो शिक्षक, जो छात्र है, अगर कोई बीमार हो जाता है, जब तक वो भले चंगे नहीं हो जाते तब तक वो उसकी सेवा में जुटे रहते। उसके अलावा वह सुबह सुबह प्रभात फेरी भी निकालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य उनके क्लब में किए जाते थे। तो यहाँ और मोना ने जो पंक्ति दोहराई उसके बाद यहाँ पर प्रियोव्रत राय ने उसे प्रभात फेरी वाले 2 गाने तैयार करने के लिए भी कहा था। तो यहाँ तक हमने देखा था कि लाचारी लाचारी अट्टहास, यानी जो प्रियोव्रत राय के क्लब के जो सदस्य हैं वो बालूचर पर से जब वापस गांव की ओर आते हैं तब मौज मस्ती करते हुए वो वापस आते हैं। अब आगे उपन्यास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, एक पखेरु बालूचर पर गिरकर छटपटाने लगा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, यानी गोली की आवाज सुनाई दी, पर एक पखेरु बालूचर पर गिरकर छटपटाने लगा। यानी जो गोली का निशाना है वो पक्षी को लगता है और वो वहां पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। यानी उसके जोड़े के अंदर, आपको पता है पक्षी जो होते हैं जोड़े में, तो यहाँ पर एक को गोली लगने पर दूसरा जो है वहां पर रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्द्री मुनि आदमी दौड़ा हुआ आया, मरी हुई चिड़िया के डैनों को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यहाँ पर मटमैले अंधकार का मतलब है कि जब संध्या का वक्त हो गया था तो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता था, धुंधला धुंधला वहां पर सब कुछ दिखाई देता था। तो वहां पर अर्दली मुनि आदमी दौड़ा हुआ आया। यहाँ पर अर्दली मुनि का मतलब है कि नौकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है चिड़िए के डैने को पकड़कर, यानी जो मरा हुआ जो पंखी है उसकी डैने को पकड़ते हुए कहता है कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। यहाँ पर अर्दली का मतलब नौकर, साथ ही सप्लायर भी देखेंगे। अढ़ाई इब्राहिम जो नया सदस्य, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रियोता की क्लब के सदस्य कौन कौन से थे, रोबी, कालू, सूर्यनारायण के बारे में जानकारी प्राप्त की, मोना के बारे में। अब आया है इब्राहिम। तो इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, यानी जो सब डिप्टी साहब है, बड़े अधिकारी जो साहब है उनका यह नौकर है।
साला भारी खचड़ा है। साला जो शब्द है वो गाली है, यहाँ पर खचड़ा का मतलब है मूर्ख। खचड़ा यानी मूर्ख। तो इब्राहिम कहता है कि साला भारी खचड़ा है, यानी यहाँ पर गाली देते हुए कहता है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब है उसे रोकने के लिए यहाँ पर हॉल्ट का उपयोग किया गया, यानी जो इब्राहिम है वो गाली बोलता है तो उसे गाली बोलते हुए रोकने के लिए यहाँ पर प्रियोदा ने हॉल्ट शब्द का उपयोग किया। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी तब इब्राहिम को गलती का एहसास हुआ कि उसने जो गाली बोली है इसलिए प्रियोदा ने मुझे रोका है। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी, और बात यह है कि साले ने यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो अपनी गलती मान लेता है और सिर झुकाकर दल के सभी सदस्यों से माफी मांगता है, लेकिन फिर बाद में भी उसके मुंह से गाली निकल जाती है। इसका मतलब है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बात बात में गाली बोलने की आदत होती है। उनका मन जो है वो साफ होता है, लेकिन जो उनकी आदत हो जाती है गाली बोलने की, तो यहाँ पर इब्राहिम का भी ऐसा था कि वो बात बात पर गालियां बोलता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर प्रियोदा उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हारी 8वीं गलती है, तुम 8वीं बार अब शब्द बोले हुए हो, अगर तुम्हारी 10 गलतियां होगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसर को गाली देने में क्या हर्ज है? यहाँ पर इब्राहिम कहता है कि सरकारी अफसर को गाली देने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारा मुंह खराब होगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर जब प्रियोदा कहता है कि गाली देने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें उनका कुछ जाने वाला नहीं है, तुम अगर गाली दोगे तो उनको लगने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुंह, अगर तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकलते तो तुम्हारा मुंह जो है वो खराब होगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। यहाँ पर प्रियव्रत राय कहते हैं कि वही क्यों, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गाली गलौज करें। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सके क्या? वह महीन बात को देरी से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। यहाँ पर प्रियोदा के समझाने पर भी इब्राहिम की बात समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर उनकी क्लब की जो दूसरे मेंबर सदस्य हैं वो बताते हैं कि मैं इसे समझा दूंगा कि क्योंकि इसे महीन बात, यानी जो समझने वाली बात है वो देरी से समझ में आती है, तो इसे मैं समझा देता हूँ। और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमारे क्लब के मेंबर यानी सदस्य बने रहने के लिए तुम्हें हमारे रूल्स यानी जो नियम है उसको फॉलो करना होगा, यानी उसका पालन करना होगा कि अगर दल के सदस्य बने रहना है तो कभी भी बातचीत के दौरान भी अपशब्द नहीं बोलने होंगे। तो अगर तुम अब अपशब्द बोलोगे तो तुम्हें इस दल से निकाला जाएगा। यहाँ पर बात खत्म कहकर बात खत्म की जाती है। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। यहाँ पर गांव के बाहर सहुआइन धर्मशाला जो थी उस धर्मशाला के पास आकर सब लोग एक दूसरे से विदा देते हैं, यानी अपने अपने घर जाने के लिए एक दूसरे से विदा ली जाती है। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर कालू जो है वो मनमोहन को लेकर आया था, इसीलिए उसे पता था कि अंधेरे से मनमोहन को डर लगता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे पहुंचा दूंगा। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, उसे मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। यहाँ पर प्रियोदा ने कहा, प्रश्न करता है, क्या मोना डरता है अंधेरे से? तू घर जा, मैं उसे पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए, यानी यहाँ पर रास्ते पर में जो प्रियोदा है वो चुपचाप चले जा रहे थे, और जैसे ही सुनसान रास्ता शुरू होता है और वहां आकर वो खड़े रह जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, यानी जो रास्ता था सुनसान रास्ता था उसके दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, वहां पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था, और दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, यानी वहां पर टूटे फूटे हुए मकान और मैदान ही देखने को मिलता था।
पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा। यहाँ पर पास की ओर एक मकान था, उस पर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर के कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जानते हो जो ये मकान दिखाई दे रहा है, उस मकान के अंदर पहले कभी यहाँ पर मुर्दों की चीरफाड़ हुआ करती थी। पोस्टमार्टम हाउस था, यानी यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस था। आपको पता है कि व्यक्ति की मर जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिलिया करते रहते हैं। यानी यहाँ पर गांव के सभी लोगों को डर लगा रहता है कि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम होता है उसके कारण उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है और यहाँ पर भूत पिशाच किलकिलाट करते रहते हैं। मैदान में प्रेत नीतियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रेत नीतियां जो प्रेत आत्माएं हैं वहां पर संतालियों की तरह, संतालिया जो है वो एक आदिवासी जाति मानी जाती है। तो जिस तरह से आदिवासी नृत्य करते हैं एक झुंड में होकर, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रेत आत्माएं हैं वो एक साथ एक झुंड। प्रियोदा मनमोहन से प्रश्न पूछता है, क्या तुम डरने लगे, अकेले यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर प्रियोदा ने प्रश्न किया मनमोहन से कि तुम अकेले यहाँ पर आ सकते हो। जी नहीं। यहाँ पर मनमोहन बहुत डर गया था। वो कहता है कि मैं कभी यहाँ पर अकेले नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। यहाँ पर मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी यहाँ पर प्रियोदा मनमोहन का डर दूर करने के लिए कहता है कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो व्यक्ति काम करता है उसका भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जो 10 का काम करने का मतलब है जो ज्यादा सतत कार्य करता रहता है उसका भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी आपको पता है कि जो आपका मन है वो सतत कार्य में रहेगा तो वो ऐसी चीजों से कभी नहीं डरेगा। यानी आपको पता है कई बार आपके जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो उस वक्त आपको हनुमान चालीसा जो है वो दोहराने चाहिए, गुनगुनाने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हनुमान चालीसा बोलने से जो भूत है वो भाग जाते, लेकिन आपका जो मन है वो किसमें लग जाता है, हनुमान चालीसा में लग जाता है और उस वक्त आप भूत के बारे में सोचते भी नहीं। तो उस वक्त आपको जो भूत से डर लगता है वो भी नहीं लगता। तो यहाँ पर प्रियोदा भी ये कहता है कि जिस वक्त आपको डर लगता है तो उस वक्त आपके मन को दूसरे काम में लगा देना चाहिए, यानी उससे डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे गुरु महाजन ने भी मुझे कहा था कि जो 10 का काम करता है वो व्यक्ति स्वयं भूत होता है। यानी जो सतत काम करता रहता है वो भूत के समान सतत काम ही करता रहता है। उसके आगे अगर भूत भी आ जाए तो भूत भी भाग जाता है। तो यहाँ पर मनमोहन को प्रियोदा कहता है कि वो गाना शुरू कर दो, कि जो तुम गाना गा रहे थे कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी इस गाने गाने से तुम्हारा जो डर है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रियव्रत राय के कहने पर मनमोहन वो गाना शुरू करता है और उसके अंदर का जो डर है वहां पर दूर हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के द्वारा बताया गया है कि जो विद्यार्थी के अंदर जो डर है वो किस तरह से दूर किया जाए, यानी उसकी मन की जो स्थिति है उसको बदलकर उसके अंदर का जो डर है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उपन्यास का अंश कितने चौराहे में से जो लिया गया है निर्भय बनो वो अच्छी तरह से पढ़ा और समझने का प्रयत्न किया। थैंक यू वेरी मच।